तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं हैलोजन फैमिली के बारे में। अरे बेटा, हैलोजन फैमिली सेवेंथ ए या ग्रुप 17 कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसके जो मेंबर हो जाते हैं वो हो जाता है कौन कौन? इसके जो मेंबर हो जाते हैं वो हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। यही होता है ना इसके मेंबर। इसके मेंबर हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन हो जाता है। ठीक है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन 17, 35, 53, 85। 9, 17, 35, 53 और ये कितना 85। ठीक है ना। तो बेटा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NH2 NP5। हाँ, अगर देखा जाए तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 घर में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। बेटा ये लोग नॉर्मल केस में सब मोनोवैलेंसी दिखाते हैं। फ्लोरीन हमेशा मोनोवैलेंट नेचर शो करता है, लेकिन बाकी के जो मेंबर होते हैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर लें ट्राइवैलेंसी, इसको भी एक्साइटेड कर ले तो पेंटा, और इसको भी एक्साइटेड कर ले तो IF7 में आयोडीन कितना बॉन्ड बना रहा है? 7। IF7, ICl3 3, BrF5 कितना? 5। तो ये लोग मोनोवैलेंट तो सब होते हैं, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट और हेप्टावैलेंट नेचर भी शो दिखाते हैं। ठीक है। मोनोवैलेंट तो कॉमन है, सब दिखाता है, लेकिन जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो वो लोग हायर कोवैलेंसी भी शो करते हैं, जिसमें कौन कौन सा है? ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट और हेप्टावैलेंट नेचर भी है। ठीक है। अरे बेटा हम लोग चलते हैं इनके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने के लिए। कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने लगे तो सबसे पहले जाहिर तौर पर बात होगा रेडियस का। तो रेडियस जो होता है ये लोग साइज में काफी छोटे होते हैं। हैलोजन्स जो होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं। हाँ, जितने भी छोटे हैं जैसे भी हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज क्या होते जाता है? लगातार बढ़ते चला जाता है। हाँ, पिकोमीटर में रेडियस लिख रहे हैं। फ्लोरीन का रेडियस, एटॉमिक रेडियस होता है 64, 99 क्लोरीन का, 114 हो जाता है किसका? ब्रोमीन का, और 133 हो जाता है किसका? आयोडीन का। एस्टेटिन के बारे में चर्चा कम करना है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, उसके डाटा अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए एस्टेटिन के बारे में चर्चा कम करना है। तो डाउन द ग्रुप साइज देखो, ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो किस यूनिट में है? ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो पिकोमीटर में है। तो साइज डाउन द ग्रुप क्या होते चला गया है? बढ़ते चला गया है। अरे बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बात करें तो इस फैमिली के मेंबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और वेल नोन फैक्ट है कि फ्लोरीन जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है? 4। दूसरे नंबर पर आता है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 3, इसका हो जाता है 2.8, इसका हो जाता है 2.5। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। एक बात जानते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैलकुलेट करने का कोई सारा स्केल दिया गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे हार्डनेस है, इसका कोई एक्चुअल पैमाना नहीं है। डायमंड को सबसे ज्यादा हार्ड मान लिया गया है और उसका रीडिंग 10 कर दिया गया है। मोह स्केल बोलते हैं हार्डनेस को नापने का स्केल को, क्या बोलते हैं? मोह स्केल। जैसे भूकंप को नापने का कोई पैमाना नहीं है, एक इमेजिनरी कंडीशन मान लिया है कि बहुत तेज भूकंप जब आएगा तो रिक्टर स्केल पर 10 होगा। अब उससे जितना कमजोर आया भूकंप तो उसके अनुसार हम लोग बोलते सबसे खतरनाक भूकंप 10 वाला। समझ गए? पृथ्वी पर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा न रह पाएगी, अगर 10 आ गया भूकंप कहानी सॉल्व है। हाँ, तो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा था कि फ्लोरीन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अरे बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजरमेंट करने का कई सारा स्केल है।
जिसमें एक स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिंग स्केल, और उसी को स्टैंडर्ड भी मान लिया गया है। ठीक है, पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और उसका वैल्यू माना हुआ है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसीडर्ड है कि इसका 4 होगा, और उसके तुलना में और जो भी एलिमेंट है कंपैरिजन करके बाकी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाला गया है। फ्लोरीन से जो जितना कम है उसके अनुसार सभी का वैल्यू पुट किया गया है, फॉर्मूला पुट करके, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू होता है। उम्मीद है याद रखेंगे इसको, हमने क्या बोला था याद रखेंगे। पॉलिंग के स्केल पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना बोल रहे हैं? पॉलिंग के स्केल पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है, और जानते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है ये XA माइनस XB इक्वल टू होता है, ध्यान देते रहना, हमको समझाने देना फिर लिखना। ये होता है 0.208, और यहां से बड़ा ब्रैकेट शुरू होता है, और बड़ा ब्रैकेट जो शुरू होता है उसमें होता है EAB माइनस EAA इंटू EBB का पावर, ये स्क्वायर रूट कर दो, ये इतना, और क्या चीज कि जहां से जहां तक ये बड़ा ब्रैकेट है इसका भी पावर हाफ कर दो। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करने का इक्वेशन होता है। ठीक है, अब ये समझना ये इक्वेशन कह क्या रहा है, ये समझना। जानते हो बेटा, यहां पर बॉन्ड एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट किया गया है। यहां पर बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट किया गया है किसके आधार पर? बॉन्ड एनर्जी के आधार पर, और ये सब बॉन्ड एनर्जी है, और बॉन्ड एनर्जी का यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी का यूनिट क्या चीज है? किलो कैलोरी पर मोल। सुनो, जैसे हमको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन का तो मान लिया है उन्होंने कितना? 4। हाइड्रोजन का हमको निकालना है, तो पॉलिंग साहब का कहना है कि भाई आपको 3 चीज पता होना चाहिए। आपको 3 चीज पता होना चाहिए। क्या क्या चीज पता होना चाहिए? अगर हाइड्रोजन का निकालना है 3 चीज पता होना चाहिए। फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, और फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी। ये 3 चीज आपको एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा। यहां पर AB का मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी यहां भरिए, और ये देखो ज्योमेट्रिकल मीन है, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट किया हुआ है। ज्योमेट्रिकल मीन किसी किसी किताब में अरिथमेटिकल मीन किया हुआ है। ये जो ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ लिखा हुआ है ना, किसी किसी किताब में देखोगे दिस प्लस दिस अपॉन 2 किया हुआ है। ठीक है, असल में पॉलिंग साहब ने यहाँ पर मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिखा था। तो मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी का मतलब कोई ज्योमेट्रिकल या किसी ने अरिथमेटिक दोनों मीन लगा लिया, तो ज्यादा स्टैंडर्ड किताबों में ज्योमेट्रिकल मीन ही दिया हुआ है, कुछ ने उसको अरिथमेटिक मीन मान लिया है, इसीलिए थोड़ा अंतर दिखेगा। ध्यान दिए हम क्या बोले? किसी किसी किताब में कि यहाँ से यहाँ तक ज्योमेट्रिक मीन अगर मान ले तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अलग चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB डिवाइडेड बाय 2। तो परेशान नहीं होना कि सर आप वो बताएं यहाँ ये मिला, गलत है क्या? दोनों में से कौन सही कौन गलत है? दोनों अपनी जगह गलत है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्मूला दिया था उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जिन्होंने जैसा इंटरप्रेट किया उस आधार पर सर दोनों में वैल्यू अलग आता है, बहुत मामूली सा अंतर आता है, ना अलग आता है, तो उसके लिए कोई भी वैल्यू लीजिए, आपको बहुत ज्यादा अंतर ना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या चीज है? जो ये दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अब मान ले एक जगह हमारा फ्लोरीन हो तो ये वैल्यू तो हमको पता है 4, तो ये B नहीं निकल जाएगा, और हाइड्रोजन का निकल गया। अब समझ आया पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे निकाला था?
ठीक ठाक। जानते हो बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे बात हुआ है तो हमको एक दो लाइन और बोल लेने दो। यहाँ 0.208 होगा कब? जब सारा बॉन्ड एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0.102 होने लगता है। यहाँ का वैल्यू कितना होने लगता है? 0.102 होने लगता है अगर बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू किलो जूल पर मोल में हो। 0.102 होने लगेगा अगर बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या चीज में हो? किलो जूल में हो। ठीक है। जानते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला दिया था मुलिकन साहब ने। मुलिकन साहब का कहना था कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी और उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। सर ये ब्रैकेट में काहे रखे हैं? तो साइन के सहित आपको पुट करना है। साइन का वैल्यू जो होगा, अगर मान लो ये माइनस हो तो फिर ये वाला चीज यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसलिए उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखे हैं। ठीक है। आपको वो वैल्यू साइन के साथ पुट करना है, बाई 2 होगा। जानते हो बेटा हुआ क्या? मुलिकन साहब के द्वारा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का निकाला जाने लगा ना, तो वह 2.8 टाइम्स ज्यादा आता था पॉलिंग वाले वैल्यू से। बात समझे? अगर उस स्केल पे किसी का 1 आता था तो इस स्केल पे उसका वैल्यू 2.8 गुना ज्यादा। और जब उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया तो इन्होंने भी क्या किया कि स्केल एडजस्टमेंट फैक्टर एक 2.8 नीचे में डिवाइड कर दिया। तो पॉलिंग साहब का ओरिजिनल तो ये था, लेकिन उन्होंने स्केल एडजस्टमेंट फैक्टर करने के बाद अब इनका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है कितना? ये बाय 5.6 हो जाता है। 2.8 उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 5.8 नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाता था किनका वैल्यू? ये हो जाता था मुलिकन साहब का हो जाता था। ठीक है। अरे बेटा जानते हो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जो होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता था। ये दोनों वैल्यू होना चाहिए, एनर्जी जो होना चाहिए वो क्या चीज में होना चाहिए? एनर्जी जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते थे तब वो 5.6 या 2.8 वो होना चाहिए था। ये दूसरा साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया था किलो कैलोरी या किलो जूल में लेने पे फिर नीचे में बहुत बड़ा संख्या ये करना पड़ता है। अगर किलो कैलोरी में दोनों का वैल्यू लें तो यहाँ पर फिर से एक 23.06 डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम लोग एनर्जी का वैल्यू क्या चीज में लेने लगे? किलो कैलोरी में लेने लगे तो फिर 23.06 से फिर से डिवाइड करना पड़ता है। बात समझे? अगर किलो जूल में लेने लगे तो 96.48 से यहाँ पर 96.48 एक क्वांटिटी फिर से गुना करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग वैल्यू में अलग अलग 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। जानते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने का एक तीसरा साइंटिस्ट ने भी कोशिश किया था। और तीसरे साइंटिस्ट का जो प्रयास है उनका नाम है एलर्ड और ROCHOW। इसको क्या पढ़ोगे? ROCHOW क्या पढ़ोगे? रॉक। ROCHOW क्या पढ़ेंगे? बोल। एलर्ड, रॉक या रॉच जो भी बोलो। इनका कहना था कि किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाता है वह बराबर हो जाता है 0.744 प्लस जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव समझ रहे हो? 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो फैक्टर माइनस करके जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। बाई क्या चीज? आर स्क्वायर। ये एलर्ट रॉक के अनुसार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। जानते हो क्या? ये भी अपने जगह सही है और अब इसका यूज कर लिया जाता है जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो यहाँ से पता कर लेते हैं, वो वैल्यू पुट करके एटॉमिक रेडियस का वैल्यू पुट करके, और इसका यूज किया जाने लगा है अब क्या चीज के लिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। तो ये बीच में हम थोड़ा सा बताने लगे थे क्या चीज के बारे में? ये बीच में हम थोड़ा सा बताने लगे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का जो स्केल बताया है उसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अरे बेटा चलते हैं हम बात करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो चलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में। जानते हो हैलोजन फैमिली में अगर कहीं पर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड हो, कहीं पे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड हो, कहीं पर ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड हो, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड हो, वेल नोन फैक्ट है और हमने भी कई बार चर्चा किया है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में क्या होता है, रिपल्सन हुआ करता है। अरे बेटा लेकिन यहाँ पर जो बात है ना, बड़ा ही विचित्र तथ्य है। जानते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पहले वैल्यू देखो और आप ही लोग तय करना कि तथ्य कितना विचित्र है। इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है 158.8 होता है। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी जो होता है 242.6 होता है, 242.6 होता है। ब्रोमीन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है 192.8 और इसका 151 पॉइंट समथिंग होता है, 151.1 होता है। और ये सारा का सारा वैल्यू जो लिखा हुआ है वो किलोजूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में। सुनना, थोड़ा गौर करना, हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी न सिर्फ क्लोरीन से कम है बल्कि ब्रोमीन से भी कम है। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन वाला फैक्टर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है कि फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी बस थोड़ा बहुत ज्यादा मजबूत होता है आयोडीन से। न्यूमेरिकल वैल्यू देखना, दिस इज 151 एंड दैट इज 158, दो ही 4-5-6 यूनिट ज्यादा है ना, 7 यूनिट ज्यादा है। अब तो याद रहेगा ना, 7 तुम ही बोल रहे हो तो अब तो बहुत दिन तक याद रहेगा कि 7 यूनिट का अंतर है दोनों में। तो इन दोनों में लगभग माने आयोडीन से ही थोड़ा याद रह गया, बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस याद रह जाएगा। बाकी फैमिली में इतना कम, ऑक्सीजन फैमिली में सिर्फ सल्फर से ऑक्सीजन का कम होता है, बाकी से नहीं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का चीज है, ये चीज भी ध्यान में रखोगे। चलो चलते हैं हम बात करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अरे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसा कि हम शुरू में बोले थे कि इस फैमिली मेंबर के साइज क्या होते हैं, काफी छोटे हैं। साइज बहुत छोटा होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू काफी क्या हुआ करेगा, ज्यादा हुआ करेगा, और जो डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो डाउन द ग्रुप क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक, पूरे फैमिली में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है आयोडीन का होता है। आयोडीन कुछ मोनोवैलेंट केटायन वाले कंपाउंड भी बनाता है, I+1 वाला कंपाउंड भी बना लेता है। कौन? आयोडीन। अच्छा, बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। बात करें क्या चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर हो जाएगा किसका, आयोडीन का। ये ऑर्डर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर यही का यही रह जाता है। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जानते हो बेटा, जितने भी हैलोजन होते हैं सभी के सभी हैलोजन कलरफुल हुआ करते हैं, सभी के सभी हैलोजन का कुछ न कुछ कलर हुआ करता है। फ्लोरीन लाइट येलो कलर का होता है। फ्लोरीन कितना कैसा होता है, लाइट। एक बात जानते हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के रूप में 11 ठो ही गैसियस एलिमेंट है। कंपाउंड गैस मत, CO2 गैस है सर, वो गैस है, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, नहीं, एलिमेंट के रूप में पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं उसमें गैस एलिमेंट सिर्फ 11 है। सर कौन कौन? तो 6 ठो इनर्ट मेटल, ही, नी, अर, कर, जे, रन, ही, नी, अर, कर, जे, रन, 6 हो गया। 2 ठो हैलोजन फैमिली में, फ्लोरीन क्लोरीन, कितने हो गए, 8। एक नाइट्रोजन फैमिली में, एक ऑक्सीजन फैमिली में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यही दोनों कितने हो गए, 10। एक हाइड्रोजन 11। गैस के रूप में यही 11 है। लिक्विड भी गिने चुने हैं, मेटल में मरकरी,
नन मेटल में ब्रोमीन, मेटल में मरकरी, नन मेटल में ब्रोमीन लिक्विड है। और सेमी सॉलिड सीजियम और फ्रांसियम, इधर गैलियम, उधर सीजियम फ्रांसियम, इधर गैलियम, ये लोग ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 30-32 के डिग्री के आसपास होता है। हाथ पर लीजिए तो हाथ के गर्मी से पिघल जाए, नीचे रखिए तो फिर सॉलिड होने लगे। तो ये लोग सेमी सॉलिड के कैटेगरी में आते हैं, सीजियम फ्रांसियम और गैलियम। तो ये बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड हुआ करते हैं। बाकी सारे एलिमेंट 11 इधर, 4-5 लिक्विड, 3 वो और 2 प्योर लिक्विड, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे क्या हुआ करते हैं, सॉलिड होते हैं। तो जानते हो बेटा, हैलोजन के बारे में बात कर रहे थे कि सभी हैलोजन कलरफुल होते हैं। फ्लोरीन का कलर बोले थे कैसा, लाइट येलो। क्लोरीन जो होता है ना वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन बोलो या ग्रीनिश येलो बोलो, बट इज वेरी मच सेम। क्लोरीन का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर का हुआ करता है। आयोडीन, आयोडीन जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। काला नमक देखो, काला नमक, आयोडीन का लगभग कलर वैसा ही होता है। आयोडीन रेडिश ब्राउन, काला नमक का कलर कैसा बोलोगे, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है। सॉरी, अभी रेडिश ब्राउन किसको बोल रहे थे, ब्रोमीन बोल चुके। आयोडीन का कलर डीप वॉयलेट बोल दो, आप ब्रोमीन का कलर बोल दो कैसा, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर होता है किसका, ब्रोमीन का, और आयोडीन का कलर कैसा, डीप वॉयलेट बोल देते हैं। तो ये इनका कलर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। ये इनके चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, कलर के बारे में। जानते हैं बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है हैलोजन का पॉजिटिव होता है। हैलोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये लोग बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। बात करें हम लोग क्या चीज के बारे में, तो बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह सबसे ऊपर से नीचे आने पर लगातार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे आने पर लगातार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे इनके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। हैलोजन के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, हैलोजन के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग चलते हैं क्या चीज के बारे में बात करने के लिए, तो हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करने के लिए। हम लोग चलते हैं हैलोजन के इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो हैलोजन के इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करना हो तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्लोरीन के बारे में। सबसे पहला डिस्कशन हम करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, फ्लोरीन के बारे में। सुनते चलना। अरे बेटा, हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन एक्सट्रीमली रिएक्टिव केमिकल है, इसलिए यह कहीं भी नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये नेटिव स्टेट में पाने का मतलब समझे, जैसे जब भी बिग बैंग हुआ, जब भी एलिमेंट बना, तब से आज तक अगर किसी के साथ कंबाइन ही नहीं किया है, वो एलिमेंट आज भी एलिमेंटल फॉर्म में ही है और नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो बोलते हैं कि नेटिव स्टेट में मिलता है। नेटिव स्टेट में तो वही एलिमेंट मिलेगा ना जो बहुत कम रिएक्टिव हो। गोल्ड, सिल्वर आज भी नेटिव स्टेट में मिलता है। गोल्ड का जो लोग खुदाई करते हैं उनको गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े, गोल्ड नट्स छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आज भी नेटिव स्टेट में मिल जाता है। तो नेटिव स्टेट में वही एलिमेंट मिला करेगा जो बहुत कम रिएक्टिव हो। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो नेटिव स्टेट में कभी नहीं मिलते हैं। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, नेटिव स्टेट में नहीं मिलता है। नेचर में ये फ्लोराइड, फ्लोरस्पार का फॉर्मूला बेटा, फ्लोरस्पार का फॉर्मूला हो जाता है CaF2 के रूप में मिलता है। या क्रायोलाइट याद है, Na3Al क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या चीज, क्रायोलाइट Na3Al
या फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला क्या चाहिए, 3Ca3PO4 का होल 2 डॉट CaF2। इस रूप में फ्लोराइड मिलता है, इस रूप में मिलता है। जानते हो बेटा, फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन बहुत दिनों तक एक बहुत बड़ा हेडेक रहा है। फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन करना बहुत हेडेक का काम रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिला है तो इससे हाइड्रोजन छीन पाना मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर देना। अरे भाई, हम बताएं फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इससे भी मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तब उसको ऑक्सीडाइज कर पाए। तो कोई केमिकल तो इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, क्योंकि यही अपने सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल है। तब बजाय इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में ऑक्सीडाइजेशन को कंट्रोल वोल्टेज बढ़ाकर या घटाकर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में करने में होता क्या है दिक्कत, वो सुनना। दिक्कत क्या क्या है? जैसे सॉल्यूशन में, सबका ध्यान हमारी तरफ हो, जैसे मान लो सॉल्यूशन में ढेर सारे एनायन हैं, तो वो एनायन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा या वो एनायन अपना इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज कर देगा जिसका इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर हो। आपको नहीं लगता है फ्लोरीन साइज छोटा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेगा? फ्लोराइड आयन अगर हो सॉल्यूशन में तो फ्लोराइड आयन सबसे अंत में डिस्चार्ज हुआ करेगा। तो दिक्कत यही है कि अगर सॉल्यूशन में एनायन के रूप में कुछ भी और मौजूद हो तो पहले उनका डिस्चार्ज होना शुरू होगा। फ्लोरीन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होने के कारण ये आसानी से डिस्चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर करना है तो सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में एनायन के रूप में फ्लोराइड के अलावा कोई दूसरा एनायन हो ही नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस अगर करना है, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस अगर करना है तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्लोराइड के अलावा कोई दूसरा एनायन वहां ना हो। जानते हो, इतना ही में दिक्कत खत्म नहीं हुआ। दिक्कत ये भी है कि फ्लोराइड आयन एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। फ्लोरीन जो बनता है, मान लो एक इलेक्ट्रोड पर फ्लोरीन बना, अगल बगल जो भी चीज मिले, इवन ग्लास भी मिले, ग्लास वेसल में लेकर रिएक्शन करवाओ तो ग्लास वेसल से रिएक्शन कर जाए। कोई मेटल का वेसल लेकर रिएक्शन करवाओ तो उस मेटले से फ्लोरीन रिएक्शन कर ले। बात ध्यान दिए हम क्या बोले? जैसे मान लो कोई बर्तन, मेटल के बर्तन में सॉल्यूशन घोले हुए हैं, हमने यहां पर क्या किया तो एनोड डाला, एनोड के अगल बगल फ्लोरीन बना। अब या तो ये एनोडे से रिएक्शन कर जाएगा या तो अगल बगल जो मेटल का वेसल है उसी से रिएक्शन कर जाएगा। तो ये दो बहुत बड़ा दिक्कत है। एक तो इसका डिस्चार्जिंग आसानी से नहीं होता है, और दूसरा अगर किसी तरह से कर भी लिए तो वह फिर मेटल या इलेक्ट्रोड से ही रिएक्शन करने का टेंडेंसी रखता है। अरे बेटा, सबसे पहला बार एक साइंटिस्ट जिनका नाम होता है क्या चीज, मॉइसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1886 में थोड़ा बहुत फ्लोरीन बनाकर दिखाया था। उसी प्रोसेस में जो मॉइसन साहब ने यूज किया था ना, उसी प्रोसेस को थोड़ा बहुत ठीक करके अब फ्लोरीन का ये किया जाता है, थोड़ा बहुत फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। करते क्या है, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए एक भी शेप का बना हुआ वेसल लेते हैं, भी शेप का बना हुआ वेसल लेते हैं, ऐसा इस शेप का, ताकि इधर वाले गैस और इधर वाले गैस अलग अलग निकले। इस गैस को इसके साथ रिएक्शन करने का चांस ही ना मिले। एनोड और कैथोड के गैसों को, बनने वाले गैसों को आपस में कंबाइन होने का चांस ही ना मिले, इसलिए इस शेप का बर्तन लिया जाता है। और ये जो बर्तन होता है ना, ये बना हुआ होता है मोनल मेटल का। क्या चीज का? मोनल मेटल। सर ये मोनल मेटल क्या चीज है? तो मोनल मेटल जो होता है ना, कॉपर और निकल का एलॉय होता है, बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये जो बर्तन बना हुआ है वो क्या चीज का बना हुआ है? कॉपर और निकल का एलॉय है, और वो एलॉय का नाम क्या चीज है? मोनल मेटल। ठीक।
ठीक है, जानते हो बेटा ग्रेफाइट का रड यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। ये यहाँ पर ग्रेफाइट का रड अंदर तक आया रहता है और ये काम करता है क्या चीज के जैसा, इलेक्ट्रोड के जैसा काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KHF2 होता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मोल्टेन KHF2 होता है, ये होता है। जानते हो बेटा KHF2 जो होता है ना वह टूटता है, KHF2 जो होता है वो टूटता है K+ और HF2- आयन में, K+ और HF2- आयन में टूटता है, ठीक है। और यह जो होता है वह ये जो होता है वो फिर से ये जो होता है वो फिर से आयोनाइज होता है क्या चीज में, ये जो होता है वो फिर से आयोनाइज होता है क्या चीज में, तो ये H+ +2F- में होता है। यहाँ पर होने वाला रिएक्शन कैथोड पर, यहाँ पर होने वाला रिएक्शन जो हो जाएगा वो जानते हो क्या हो रहा होता है, यहाँ एनोड पर कैथोड पर निश्चित रूप से कौन सा चीज, हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो रहा हो, कैथोड पर कौन सा चीज अगर H+ आयन है इन दोनों में यही ना डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये H+ जो होता है 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को बदल रहा होता है क्या चीज में, H2 में। और यहाँ का रिएक्शन जो हो रहा होता है ये 2F- जो होता है वो F2 +2 इलेक्ट्रॉन में बदल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगभग दिक्कतों से पार तो पा लिया, लेकिन एक दिक्कत अभी भी है जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या दिक्कत है, ये इलेक्ट्रोड अभी भी आपने क्या चीज का यूज किया, ग्रेफाइट भी फ्लोरीन से रिएक्शन करते रहता है। जो फ्लोरीन यहाँ से निकलता है ना उसमें इम्प्योरिटी के रूप में कुछ न कुछ मात्रा में CF4 मौजूद ही रहता है अभी भी। बात समझे क्या चीज, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है ना, ग्रेफाइट बना हुआ है तो जो फ्लोरीन निकल रहा होगा एनोड के तरफ से वहां पर क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत मात्रा में कौन सा चीज CF4 जो रहता है वो अभी भी मौजूद रहता ही रहता है, ठीक है। अरे बेटा ये एक्सपेरिमेंट करते समय बर्तन बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, बर्तन बिल्कुल क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। ये जो यहाँ से फ्लोरीन निकल रहा है वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, फ्लोरीन के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। फ्लोरीन के बारे में बताया गया था कि ये येलोइश कलर का गैस होता है, ये लिक्विफाई हो जाता है, यह लिक्विड में बदल जाता है -188 डिग्री सी पर, और येलो कलर के सॉलिड में बदल जाता है -223 डिग्री सी पर। -223 डिग्री सी पर ये बदल जाता है क्या चीज में, सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है। और पर इसका स्मेल जो होता है वह पंजेंट स्मेल होता है, पॉइजनस होता है। ये जो होता है नेचर में क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे फ्लोरीन के एक्सट्रैक्शन के बारे में।